तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हम्म इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था शायद, दिखाना एक बार। ओनली इलेक्ट्रॉन पढ़ा ना? हाँ, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। कैसा होता है? ऋणावेश। और एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। कभी कभार उल्टा पूछ लेता है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो इसको सोल्व करते हैं तो 0.625 × 10⁻⁻19 आता है ना? तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन डालो आप। प्रोटॉन डालो। प्रोटॉन लिखो। इस पर धनावेश होते हैं। इस पर धनावेश होते हैं। इस पर धनावेश होते हैं। देखो, एक प्रोटॉन में आवेश की जो संख्या होती है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम सेम होती है। जितना इलेक्ट्रॉन पे होते हैं इतने ही प्रोटॉन पे होते हैं। अंतर कितना होता है? वहां पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो लिखो 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होगा? बोलो। 1.672 गुना 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो कोई यहां से अगर पूछे आपके एक कूलाम में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन वाला ही फंडा लगेगा, है ना? सेम आता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो तो सेम ही होती है लगभग, है ना? अब देखो, न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन लिखो आप। हाँ, बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, एक साथ लगा दूंगा। न्यूट्रॉन डालो। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा? इस पर कोई आवेश होता ही नहीं है, अर्थात ये उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। लिखो। प्रोटॉन पर, हाँ, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात यह अर्थात यह उदासीन होता है। उदासीन। देखो, न्यूट्रल का मीनिंग ही उदासीन होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन ही होता है ना? अर्थात यह उदासीन होता है। अर्थात यह उदासीन होता है। अब आपसे अगर कोई पूछे एक न्यूट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो क्या कहोगे आप? अरे, 0 होते हैं। एक न्यूट्रॉन में, लिख लो नीचे, एक न्यूट्रॉन में आवेश की संख्या 0 होती है। एक न्यूट्रॉन में आवेश की संख्या होती ही नहीं, आवेश तो 0 होंगे ना। तो ऐसे पूछ लेता है आपसे, एक न्यूट्रॉन में आवेश की संख्या 0 होती है। एक न्यूट्रॉन बराबर 0 कूलाम आवेश।
न्यूट्रॉन का मास बताओ, न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये इसका द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। लिखो, लिखा आपने? हो गया सबका? देखो, अब एक साथ लिखते हैं इनको। सबसे पहले मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास बताओ, प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का मास बताओ, 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। कभी कभार आपसे ये जो द्रव्यमान है वो एएमयू में पूछ लेता है, एएमयू में, एएमयू, एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एएमयू की फुल फॉर्म होती है ऑटोमिक, ऑटोमिक मास यूनिट, ये एएमयू की फुल फॉर्म होती है। एटॉमिक मास यूनिट में अगर द्रव्यमान पूछे आपसे तो देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है एएमयू में वो होता है 0.00054 एएमयू। अगर आपसे पूछे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा तो 1 कितना होगा अपना 1.0072। अगर न्यूट्रॉन का पूछे तो 1.0084। ये एएमयू में होता है। कभी कभार पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में क्या होता है। अगर सिंपल पूछे तो ये मान है ही आपका। एएमयू में एटॉमिक मास यूनिट में पूछे तो ये होगा आपका। अब देखो, इन तीनों का कंपेयर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन जो बनता है ना वो द्रव्यमान भी पूछ सकता है, कभी कभार मोस्टली क्वेश्चन पूछता है इनकी तुलना से। तो फर्स्ट तुलना करी, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, तो न्यूट्रॉन का होगा। किसका होगा, न्यूट्रॉन का। देखो ये माइनस में घात है, और माइनस में घात जितनी कम होती है ना वो वैल्यू इतनी बड़ी होती है। तो यहां पर इन तीनों में सबसे बड़ा न्यूट्रॉन है और सबसे छोटा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। पहला पॉइंट बना, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, न्यूट्रॉन, और सबसे छोटा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है उनमें क्या अंतर है। आप कहोगे सर इन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर है। देखो यहां से इसके ऊपर भी 10 की पावर -27 है, इसके ऊपर भी 10 की पावर -27, 1.672 थोड़ा सा अंतर है। अब मैं कहूंगा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। कैसा होता है, लगभग बराबर। थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैं फर्स्ट में लिख दूंगा कि न्यूट्रॉन तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन इससे तुलना करें, अगर प्रोटॉन से तुलना करें तो इनका द्रव्यमान लगभग कैसा होता है, बराबर होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से कितने बड़े होते हैं, इनका द्रव्यमान कितना ज्यादा होगा, तो आप कहोगे लगभग 1840, कहीं कहीं 1835 भी मिल जाता है, 37 भी मिल जाता है। वो भाग देने के ऊपर होता है कि कितने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लिया आपने, है ना। तो लगभग 1840 गुना बड़े होते हैं कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
अब इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, तो आप कहोगे सर 1840, लगभग 1840 गुना छोटा होता है, या 1/1840 गुना होता है। तो नोट डाल के लिखेंगे, पहले ऐसे करो, इसको लिख लो, उसके बाद नोट डाल के लिखेंगे हम लोग। लिखो, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखो। देखो इन तीनों में सबसे बड़ा न्यूट्रॉन होता है। इन तीनों में सबसे बड़ा न्यूट्रॉन होता है, जबकि जबकि सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। जबकि सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। जबकि सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। फर्स्ट नोट डाल के ये लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तीसरा पॉइंट देखो, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग, इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना, 1840 गुना, 1840 गुना अधिक होते हैं। क्या है, देख ढंग से देख एक बार। 1840 गुना अधिक होते हैं, बिना देखे मत बताया करो। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1840 गुना अधिक होते हैं। ठीक है, यहां तक। आगे देखो, तीसरा पॉइंट कौन सा बनेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से कितना कम है। तो आप कहोगे उल्टा पूछ लेता है कभी कभार, तो लिखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना कम होता है। अर्थात अर्थात 1/1840 गुना होता है। अर्थात 1/1840 गुना होता है। कभी कभार ये ऑप्शन भी मिल जाता है आपको, है ना। अर्थात 1/1840 गुना होता है। तो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? न्यूट्रॉन है। सबसे छोटा कौन है? इलेक्ट्रॉन है।
दूसरा पॉइंट लिखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, इनका द्रव्यमान कैसा होगा, लगभग बराबर होगा। तीसरा पॉइंट लिखा है कि ये दोनों तो बराबर हैं, ये वाला और ये वाला का द्रव्यमान तो लगभग बराबर है ही, लेकिन ये दोनों इससे कितने बड़े हैं, तो लगभग 1840 गुना अधिक होते हैं। उसके बाद उल्टा भी पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1840 गुना कम होता है, इलेक्ट्रॉन का तो सबसे कम है ना, तो कितना होगा, लगभग 1840 गुना कम होगा। या फिर 1840 गुना कम ना मिले तो 1/1840 मिल जाएगा, 1/1840 गुना होता है। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। 4 में से मोस्टली क्वेश्चन जो पूछता है या तो 1840 वाला पूछता है, 1/1840 वाला तो पूछ ही लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। आगे पढ़ेंगे हम लोग जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। टॉपिक का नाम डालो जॉन डाल्टन का, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो आपसे पूछे कि परमाणु मॉडल किसने दिया, तो आप कहोगे जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया, परमाणु मॉडल दिया था जॉन डाल्टन ने। तो यहां से हमको क्या क्या चीजें निकालनी है वो समझो। सबसे पहली बात देखो, एक परमाणु मॉडल बना देते हैं। देखो ये एक परमाणु है, इसके नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। नाभिक में क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, और भी हो सकते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यहां से कि इलेक्ट्रॉन जो ये होते हैं आपके नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो पहला क्वेश्चन तो बनता है, किसी भी कक्षक में, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होती है आपकी 2n²। कितनी होती है, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2n² होती है। अब यहां पर जैसे ये प्रथम कक्षक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल, यानी प्रथम कक्षक, प्रथम कक्षक। ये ये द्वितीय कक्षक है, द्वितीयक कक्षक। ये थर्ड सेल है यानी तृतीय कक्षक है, तृतीयक कक्षक। और ये फोर्थ सेल यानी चतुर्थ कक्षक। कितनी कक्षक हो गई, प्रथम द्वितीय तृतीय फोर्थ, ऐसे हो गई आपकी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो आपको अगर निकालना पड़ेगी फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आपसे पूछे प्रथम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो क्या निकाल सकते हो आप, प्रथम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर n बराबर 1 रख दो, आप प्रथम कक्षक के लिए n का मान कितना रख दोगे, 1 रख दोगे। तो n बराबर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखो 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 आ जाएगा। तो प्रथम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर आपसे पूछे द्वितीय कक्षक में कितनी होंगी, द्वितीय कक्षक में, द्वितीयक कक्षक में मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रखोगे, n बराबर 2 रख दो। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूने 8। द्वितीय कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है वो कितनी, 8। ऐसे तृतीय कक्षक में पूछे तो तृतीयक कक्षक में
इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? एन बराबर कितना रख दो? 3 रख दो। तो 3 का स्क्वायर 9 दूने 18, तो 18 हो जाएगा। और चतुर्थ कक्षक में कितने होंगे? चतुर्थ कक्षक में मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? एन बराबर 4 रख दो। तो 4 चौक 16 दूने 32। प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीयक में 8, तृतीयक में 18 और चतुर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहां से अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना आसान है, चलो 8 को भी कर सकते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, 32 इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसलिए इनका कुछ नामकरण कर देते हैं। देखो प्रथम कक्षक का नाम रख दिया के, इसका एल, इसका एम और इसका एन नाम रख दिया। प्रथम कक्षक का नाम क्या रखा? के। द्वितीय कक्षक का नाम क्या रख दिया? एल। उसके बाद एम और इसका नाम रख दिया एन। के एल एम एन। कभी कभार पूछ लेता है के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होते। एल में कितने होते हैं? 8। एम का मीनिंग 18 और एन का मतलब क्या होता है? 32 होते हैं। तो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। एक बात तो ये निकालनी है हमको, एक चीज और निकालनी है, उससे पहले इसको एक बार लिख लो आप, है ना, इसको लिखो, उसके बाद आगे बढ़े। देखो ये साइंस ही चल रही है आपकी आज, और थोड़ा साइंस टाइप की चलेगी, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पूछ लेता है, इनका द्रव्यमान पूछ लेता है आपसे, है ना। तो जरूरी होती हैं ये चीजें भी।
लिख लिया सबने? तो किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2n²। प्रथम कक्षक में निकालना तो n का मान 1 रखना तो 2 आ जाएगा। द्वितीयक में निकालना है तो n का मान 2 रखना 8 आ जाएगा। n का मान 3 रखना तो 18 आ जाएगा, और 4 रखोगे तो 32 आ जाएगा। किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल सकते हो आप। फायदा क्या होगा इससे? देखो, ये हटा दूं, आगे नहीं बढ़ जाएगा? ठीक है, देखो यहां पर देखो, दूसरी बात इसने क्या बताई, जैसे कुछ पदार्थों के नाम बोलता हूं मैं, जैसे कार्बन बोला, कार्बन का परमाणु क्रमांक बताओ। आप कहोगे सर 6 होता है। अब 6, इसका परमाणु मॉडल बनाना है आपको। क्या बनाना है? तो परमाणु मॉडल कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर प्रथम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? और दूसरे में कितने? 4 बचे तो 4 इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। यानी मैं भर सकता हूं 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में और 4 हो गए आपके सेकेंड में। और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैंने सिलिकॉन लिया। क्या लिया? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक बताओ आप कहोगे सर इसका 14 होता है। कितना? तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? प्रथम कक्षक में 2 आएंगे, द्वितीयक में कितने आएंगे? 8। 2 और 8 10 हो गए, बचे कितने? 4। तो लास्ट सेल में कितने आए? 4। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लो जर्मेनियम है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक बताओ। 32 हो गया। इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 2 पहले में, फिर 8 18, कितने हो गए? 28। 28 और 4। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉपर लो आप। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। कैसे भरोगे? 2 8 18 और लास्ट में कितना बचा? 1। एक और ले लेता हूं, एल्यूमिनियम लो। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है? 13। तो आप कहोगे सर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, तो ये 10 हो गए, लास्ट में कितने बचे? तो यहां पर परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? सबसे बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, यहां पर कितनी है? 4। यहां पर कितनी है? यहां पर कितनी है? यहां पर, और यहां पर कितनी है? तो जॉन डाल्टन ने एक बढ़िया चीज बताई आपको कि किसी भी पदार्थ के परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षक में, सबसे बाह्यतम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उस पदार्थ का ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? और इनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3। आप बता सकते हैं देख के नहीं, अगर आपको जॉन डाल्टन का मॉडल पता है तो। आपसे पूछे कॉपर में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जर्मेनियम में कितनी होती है? सिलिकॉन में कितनी होती है? और कार्बन में कितनी होती है? देखो, तो यहां से एक चीज तो ये पता चला, जितने भी अर्धचालक है ना आपके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सीसा, ये सब जो है वो कौन से ग्रुप में आएंगे? चौथे ग्रुप में आएंगे। कौन से ग्रुप में आएंगे? चौथे ग्रुप में। अर्थात इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, जितने भी अर्धचालक है। तो अर्धचालक कौन से ग्रुप में आते हैं? फोर्थ ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4। उसके बाद बात आती है चालकों की, कि चालक कौन से ग्रुप में आते हैं। तो आप कहोगे सर अलग अलग ग्रुप में हो सकते हैं, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव 4 से कम होगी। क्या होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव 4 से कम होगी। जैसे एल्यूमिनियम चालक है तो इसमें कितने हैं? 3 है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कॉपर का कितना है? चांदी का भी 1 होता है, सोने का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जैसे इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे से संयोग करते हैं। जैसे अब ये कार्बन है, इसमें सहसंयोजी बंध बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बंध बनाते हैं, तभी तो एक जगह रुकते हैं। उनको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। अब यहां पर चालक है तो चालक 1 है, तो बाहर अगर इसमें कॉपर मिलाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और मिलकर सहसंयोजी बंध बना लेंगे। वैसे चालकों में बंध जो बनते हैं ना उनको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? धात्विक बंध बनते हैं। अर्धचालकों में सहसंयोजी बंध बनते हैं ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है आपका किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षक में, आउटर मोस्ट सेल,
सबसे बाह्यतम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो उस पदार्थ का ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रुप। तो मैं ग्रुप की परिभाषा लिखूंगा सबसे पहले, ग्रुप कि ग्रुप क्या होती है। किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षक में, सबसे बाह्यतम बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या संख्या उस पदार्थ का ग्रुप कहलाती है। ग्रुप कहलाती है। इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन कैसे बना? फर्स्ट मैं नोट डाल के लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन बना आपका कि अर्धचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अर्धचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जितने भी अर्धचालक हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दूसरा नोट डाल के लिखा मैंने, चालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? चालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। 4 से कम अर्थात 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। जितने भी चालक है ना उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव 4 से कम होगी। जैसे कॉपर, चांदी, सोना, इसमें तो 1 ही होती है, जबकि एल्यूमिनियम में कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्वेश्चन बना कि जो कुचालक होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, कुचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है। 4 से अधिक होती है। 4 से अधिक होती है। देखो रेलवे में संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन पूछ लेता है, लोको पायलट में तो खासकर पूछता ही है। पिछली बार एल्यूमिनियम से पूछा था, एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 3 है। तो ऐसे पूछ सकता है। चालकों में सबसे पहले अर्धचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, चालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है, और कुचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये देखो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे ना। दो कैसे? ऐसे कैसे? ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में ऐसे थोड़ी बनता कुछ, एक से ही पूछेगा कोई। ऑब्जेक्टिव में तो एक से ही पूछ सकता है, फिर ऑप्शन 2 देगा वो। नहीं बनता, 2 चीज एक साथ नहीं पूछ सकता। तो आपको पता है जैसे अर्धचालकों में 4 होती है, चालकों में 4 से कम होती है। अगर 2 भी पूछे कि अर्धचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, चालकों में कितनी है, तो फिर तो उसी हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। जैसे अर्धचालकों में 4 होती है जबकि चालकों में 4 से कम होती है, ये ऑप्शन मिलेगा आपको, है ना। तो क्वेश्चन तो कैसा भी बना लिया आपको अगर पता है चीजों को, तो है ना।
क्वेश्चन बना कि अर्धचालक कौन से ग्रुप में आते हैं, तो आप कहोगे फोर्थ ग्रुप में आते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगी ना वो उसका ग्रुप कहलाता है ना। किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है, और उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए, अगर परमाणु क्रमांक पता है तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से बता सकते हैं। आप कहोगे सर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी पूरी परमाणु क्रमांक याद करने के लिए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो आपके तत्व हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको। जैसे सबसे अच्छी चालकता चांदी की होती है, तो चांदी के बारे में जानना चाहिए। कॉपर, सोना, एल्यूमिनियम। अर्धचालकों के बारे में पता होना चाहिए। अर्धचालकों में आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सीसा, इनके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो फिजिक्स में आप उसमें साइंस में पढ़ लेना, आप केमिस्ट्री में पढ़ लेना। यहाँ पर आपको 8-10 जो मेन पॉइंट है उनके बारे में हम बता देंगे आपको, है ना। अर्धचालक तो आप पूरा पढ़ते हो, एक टॉपिक होता है अर्धचालक का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे। उसके बाद ये फोर्थ ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप भी आपको पढ़ना होता है, फिफ्थ ग्रुप भी आपको पढ़ना होता है। और चालकों में आपको चांदी, सोना, कॉपर और उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, ये चार के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपका। लिख लिया आपने, आगे चले, लिख लिया। देखो, तो हमने अभी तक जो पढ़ा है पदार्थ के बारे में बेसिक नॉलेज पढ़ी है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, पदार्थ किस किस से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। जॉन डॉल्टन के परमाणु मॉडल में दो चीज ही पढ़ी है आपने। फर्स्ट चीज क्या पढ़ी है आपने कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, और ग्रुप की परिभाषा यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। पदार्थों को यहां पर हम 3 भागों में बांटेंगे, चालक, अर्धचालक और कुचालक। पदार्थों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटोगे, पदार्थ अपने इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग कितने होंगे, 3 प्रकार के होंगे, या तो चालक होंगे, या अर्धचालक होंगे, या कुचालक होंगे। तो पदार्थों का वर्गीकरण नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, देखो वर्गीकरण पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे, कॉमन पॉइंट समझ लेते हैं। कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें एक तो होता है आपका बैलेंस बैंड, एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, और ये कहलाता है आपका एनर्जी गैप। इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। हिंदी में बोलते हैं चालन बंध, चालन बंध। ये कहलाता है आपका बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड। गलत लिख दिया यार, तो वैलेंस बैंड। ये कहलाता है आपका एनर्जी गैप। क्या कहलाएगा, एनर्जी गैप। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। ये होता है बैलेंस बैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी बंध, संयोजी बंध। और वो हो गया आपका चालन बंध। तो कोई भी पदार्थ होगा उसमें एक बैलेंस बैंड होगा, एक कंडक्शन बैंड होगा, और बीच में क्या होगा, एनर्जी गैप होगा। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ना वो कहां होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाना होता है आपको कहां पर, कंडक्शन बैंड में पहुंचाना होता है। अब इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां जब पहुंचाते हैं ना तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी कि इस गैप को पार कर सके। तो अलग अलग पदार्थों में ये एनर्जी गैप अलग अलग होता है। जैसे आपसे कहे कि ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा ना चालकता इतनी कम होगी। आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने, तो ये बीच में गैप है, एक खाई है पूरी। अगर खाई छोटी है तो आप आराम से उसको लांग सकते हो, अगर ये बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी।
आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एनर्जी गैप कम से कम होना चाहिए, चालकों में सबसे कम होता है, यानी चालकों में तो एनर्जी गैप का मान 0 होता है। कितना होता है? यानी ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, अर्थात कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होते हैं, चढ़े हुए रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां चले जाते हैं? चालन बंध में चले जाते हैं और चालक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उनको चालक बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? मतलब रूम टेम्परेचर पर भी आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको अलग से एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अर्धचालकों की। तो एनर्जी गैप का जो मान होगा ना, वो 0 से अधिक होगा, 0 से, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। अब किताबों में 3 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, बाकी का 6 तक इसकी लिमिट होती है। यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप जो है वो कहलाते हैं अर्धचालक। और कुचालकों में एनर्जी गैप का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो आपको ये कॉमन डायग्राम बनाना है, पहले ये कॉमन डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको इसका परिभाषा लिखाऊंगा सबके, है ना। हो गया। तो अब पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं हम लोग, चालक, अर्धचालक और कुचालक, 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में, चालक, अर्धचालक और कुचालक। चलते हैं। तो वर्गीकरण में फर्स्ट मैं इधर लिख रहा हूं चालक। क्या लिख रहा हूं? चालक, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। दूसरा होता है आपका अर्धचालक, अर्धचालक, जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। और तीसरा होता है आपका कुचालक, कुचालक, जिसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। सबसे पहला क्या हो गया? चालक, दूसरा हो गया आपका अर्धचालक, और तीसरा हो गया आपका कुचालक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, यहां आपका बैलेंस बैंड होगा, यहां पर आपका कंडक्शन बैंड होगा, और यहां पर एनर्जी गैप का मान कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। यहां पर कैसे बनाओगे आप? यहां आपका हो गया बैलेंस बैंड, यहां हो गया आपका कंडक्शन बैंड, और यहां पर एनर्जी गैप का मान कितना होगा? 0 से अधिक होगा और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। कुचालकों में यहां होगा आपका बैलेंस बैंड और यहां होगा आपका कंडक्शन बैंड। एनर्जी गैप का मान यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होगा, सर्वाधिक होगा। यानी इसको अगर परिभाषित करें तो कैसे करोगे? ऐसे पदार्थ, ऐसे
पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान, जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान, ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 0 होता है। अर्थात अर्थात बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलेप होते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। परिभाषा समझ में आ गई क्या? ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 0 होता है। अर्थात बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। अब देखो यहां पर पूछे आपसे बॉन्डिंग कौन सी होती है, तो जितने भी चालक होते हैं ना वो मोस्टली मेटल होते हैं। क्या होते हैं? तो इसकी बॉन्डिंग को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग हिंदी में बोलते हैं धात्विक बंध। धात्विक बंध। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? आप कहोगे सबसे अच्छी चालकता होती है चांदी की। किसकी होती है? उसके बाद होती है कॉपर की। उसके बाद होती है सोने की। किसकी? और लास्ट में होती है एल्यूमिनियम की। ये इसके एग्जाम्पल हो गए भाई। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल याद रखोगे। अर्धचालकों का देखो, परिभाषा क्या दोगे? ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान, जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान कितना होगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एवं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। परिभाषा समझ में आई क्या? ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान 0 से तो अधिक होगा, 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, उन्हें क्या बोलेंगे? अर्धचालक पदार्थ। बॉन्डिंग बताओ कौन सी होगी यहां पर? बॉन्डिंग, बंध कौन से बनते हैं? तो आप कहोगे सर यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। क्लियर है यहां तक? एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल, कार्बन, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, जर्मेनियम, टिन और सीसा। तो अगर मैं कहूं यहां से तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक लिखा देता हूं मैं आपको। कहे शिवजी, शिवजी सुने पार्वती, यहां से याद रख लोगे। कहे का मीन सी लिख लो यहां पर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एवं सीसा। एसएन से हो गया आपका टिन और पीबी से हो गया लेड या सीसा। ऐसे याद रखना है इसको, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और सीसा। परमाणु क्रमांक याद रख सकते हो क्या? इसका 6 होता है, इसका 14, इसका 14, इसका 32, इसका 50, इसका कितना होगा?
इसका हो गया आपका 50 और इसका हो जाएगा आपका 82। ठीक है, ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। अब देखो कुचालक की परिभाषा देखो, ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान, ऊर्जा अंतराल का मान कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुचालक पदार्थ। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। बॉन्डिंग बताओ यहां पर कौन सी होगी? बॉन्डिंग, यानी बंध कौन से बनते हैं? तो यहां आयोनिक बॉन्डिंग होती है, हिंदी में बोलते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो कुछ एग्जाम्पल तो पता ही है आपको, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, माइका हो गया, पोर्सलिन हो गया, XLPC हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे आसुत जल हो गया, आसुत जल, आपका अक्रिय गैस हो गई। अक्रिय गैस सब कुचालक होती है ना, अक्रिय गैस। उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल हो गया, ट्रांसफॉर्मर, और हीरा हो गया। क्या हो गया? हीरा भी क्या होता है आपका? कुचालक होता है। ये इसके एग्जाम्पल है। दोबारा से समझ लो एक बार, चालक, अर्धचालक और कुचालक, 3 भागों में बांटे हमने पदार्थों को। चालकों में एनर्जी गैप का मान 0 होगा, अर्थात बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होंगे। उसके बाद इनमें जो बॉन्डिंग होगी उसको मेटेलिक बॉन्डिंग कहेंगे। एग्जाम्पल चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सबसे ज्यादा चांदी की होती है, फिर कॉपर की होती है, फिर सोने की, फिर एल्यूमिनियम की। सोना तीसरे नंबर पर आता है चालकता में। तन्यता सर्वाधिक सोने की होती है, तन्यता, है ना। अब देखो यहाँ पर अर्धचालक, इनमें एनर्जी गैप का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, अर्धचालक कहलाएंगे। बॉन्डिंग कौन सी होगी? सहसंयोजी बंध बनते हैं यहाँ पर। क्या बनते हैं? जिनको कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और सीसा। कहे शिव जी, सुने पार्वती से याद रख लो, क्रम से याद हो जाएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और सीसा। परमाणु क्रमांक भी याद कर लेना, करना चाहे तो, नहीं तो मैं अर्धचालक पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल से बता दूंगा। कुचालक में ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, उन्हें कुचालक कहते हैं। बॉन्डिंग कौन सी होगी? आयनिक बंध बनेंगे। कौन से बनेंगे? आयनिक बंध। एग्जाम्पल में लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, माइका, पोर्सलिन, क्लोस लिंक, पॉलीथीन, आसुत जल, अक्रिय गैस, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, हीरा, ये सब किस में आते हैं? कुचालक की श्रेणी में आते हैं। एक चीज और सुन लो, मैंने यहां पे ईवी लिखा है, इसको ईवी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो बोल्ट। आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रो बोल्ट यानी ईबी किसकी इकाई है? ईबी किसके, बहुत पूछता है ये। तो ईबी जो है वो ऊर्जा की इकाई है, यह है ऊर्जा की छोटी इकाई है, ऊर्जा की छोटी या प्रैक्टिकल छोटी इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की छोटी इकाई है, या कह सकते हो आप यह ऊर्जा की प्रैक्टिकल यूनिट है ना। तो ये लिख लो आप।